हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आरिंग पॉइंट। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़ का चैप्टर 2 है जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। मेरा नाम आनंद है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोब आखिरकार होता क्या है। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। लघु मतलब छोटा होता है और प्रतिरूप मतलब पृथ्वी के जैसा। तो पृथ्वी जो है उसको हमने ग्लोब में उसके आकार को दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार वो दिखती कैसी है। ठीक है, तो उसका क्या हो गया, ये लघु मतलब छोटा प्रतिरूप हो गया। ग्लोब की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो पहली बात तो ये विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। अगर हम आकार की बात करें तो कुछ ग्लोब बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन छोटे ग्लोबों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और अगर प्रकार की बात करें तो इनके विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से ये गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं। ठीक है, अब दूसरे इसकी विशेषता की बात करें तो ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, मतलब इन्हें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे लट्टू घूमता है। आपने देखा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक है, उसी तरह से हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूरब घुमा सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी ग्लोब की और ग्लोब की विशेषताओं की। देखो अब बात करते हैं हम ग्लोब के अक्ष के बारे में और इसके ध्रुव के बारे में। तो जो अक्ष होता है वो एक ग्लोब पर एक तरह की सुई होती है, लेकिन वास्तव में ऐसी पृथ्वी पे कोई सुई है नहीं, लेकिन ग्लोब पे हम बना देते हैं ताकि पृथ्वी को इस तरह से हम ग्लोब को घुमा सकें। ठीक है, तो वह काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी झुकी हुई है उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ध्रुव क्या होता है? वह बिंदु जिससे होकर काल्पनिक रेखा अक्ष गुजरती है उन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो देखो ये हमारा अक्ष है और ये कहाँ कहाँ से गुजर रहा है? यहाँ से गुजर रहा है, मतलब यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है इसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे और दक्षिण वाले को दक्षिण ध्रुव कहेंगे। ठीक है, अब आता है विषुवत व्रत क्या होता है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं उनमें से एक होता है विषुवत व्रत। तो देखो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत व्रत कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी में स्थित आधे भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। यानी विषुवत व्रत का जो उत्तरी भाग हो जाएगा पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा उसको, और विषुवत व्रत के दक्षिण वाला जो भाग हो जाएगा उसको पूरा दक्षिण गोलार्ध कहा जाएगा। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है विषुवत व्रत का। ठीक है, और फिर आता है हमारा अक्षांशीय रेखाएं। तो अभी हमने देखा विषुवत व्रत, ये भी एक तरह की अक्षांश रेखा थी, और भी इसके अलावा बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो देखो अक्षांश रेखाएं ये दरअसल एक तरह से व्रत ही हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो बताई गई हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। देखो पहले तो हमने अभी देखा कि हमारी अक्षांश रेखा पहली ये है विषुवत व्रत रेखा। उसके बाद और भी 4 अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण, जैसे पहला हो गया कर्क रेखा जो उत्तर में है 23.5 डिग्री पे, और मकर रेखा जो दक्षिण में है 23.5 डिग्री पे, और उसके बाद उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये कितना है? 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, इसके बाद आता है कि हमारा जो पृथ्वी है उसके ताप कटिबंध बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके मतलब जो पृथ्वी है उस पर तापमान के हिसाब से अलग अलग कटिबंधों में बांटा गया है। तो पहला हमारा आता है उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब क्या होता है कि मतलब गर्म बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच पाया जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम एक बार। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो साल में जो ये कर्क रेखा है और मकर रेखा है, साल में एक बार जरूर सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता है? यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है इसको हम एक बार देख लेते हैं मैप में भी। तो देखो जितना भी आपको ये पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, ये उष्ण कटिबंध है। ये किसके बीच में है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है। तो ये रही हमारी कर्क रेखा और ये रही हमारी मकर रेखा। तो यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। तो देखो शीतोष्ण कटिबंध को अगर शब्द को तोड़े तो शीत प्लस उष्ण से बनाइए। शीत का मतलब होता है ठंड और उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो ठंड पड़ती है ज़्यादा, ना ही तो गर्मी पड़ती है, मतलब मौसम जो रहता है संतुलित रहता है। तो कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र जो होता है वहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो अब शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पे आता है हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया उत्तरी ध्रुव व्रत। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया कर्क रेखा। तो उत्तर में
कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत वाला जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंध कहते हैं, और दक्षिण में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। तो ये दो हैं जो कि उत्तर और दक्षिण में है, ठीक है। तो आपको इनकी स्थिति याद रखनी है। अब आता है शीत कटिबंध। शीत से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी। इसका कारण क्या है, देखो पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर है। उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, मतलब कि ये ऊपर निकलता ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा निकलता है, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे है ये भी हम देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव के बीच में, जैसे आप देख सकते हो ये जो नीला नीला हिस्सा है ना, ये शीत कटिबंध का है, और ये दक्षिण का शीत कटिबंध का है, दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में, ठीक है। ये तो हमारे थे पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब आते हैं देशांतरीय रेखाएं किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। ये अर्धवृत्त हैं एवं ध्रुवों की तरफ उनके बीच की दूरी घटती जाती है। तीसरा पॉइंट है अक्षांश रेखाओं के विपरीत देशांतरीय रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो देखो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर में कुछ अंतर समझना जरूरी है। देखो जो हमारे अक्षांश रेखाएं थी वो पूर्ण वृत्त होते थे एवं ध्रुवों की तरफ उनके बीच की दूरी घटती नहीं थी, वो बराबर रहती थी। लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या हो रहा है कि अर्धवृत्त है और ध्रुवों के बीच की दूरी घटती जाती है और आखिरकार ये 0 हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि अक्षांश रेखाओं के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। मतलब हमने देखा कि जो अक्षांश रेखाएं थी उनकी लंबाई क्या थी, जो पहले हमने देखा कि विषुवत व्रत है उसकी सबसे बड़ी जो व्रत होता था वो सबसे बड़ा होता था, उसके बाद ध्रुवों की तरफ व्रत छोटा हो जाता था, होता चला जाता था। लेकिन जो हमारी देशांतर रेखाएं इनकी लंबाई बिल्कुल समान है, ठीक है। अब देखो हमने जैसे देखा था कि हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उसमें एक विषुवत व्रत भी होता है, इसी तरह देशांतर रेखाओं में एक प्रमुख यामोत्तर भी होता है, ठीक है। इन दोनों का यूज़ हम क्या करते हैं कि किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रमुख यामोत्तर इसका मान भी क्या है 0 डिग्री होता है तथा ये ब्रिटिश राज की वेधशाला है जहाँ पर ग्रीनिच है जगह वहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है, एक ब्रिटेन है वहाँ पर ग्रीनिच एक जगह है वहाँ से होकर गुजरती है जहाँ पर क्या है राज की वेधशाला भी है। तो प्रमुख यामोत्तर से हम 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। अतः इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 180 प्लस 360 इनकी कुल संख्या हो जाएगी। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे जो तीसरा पॉइंट इसका ये बनता है कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री पूर्व पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित, तभी तो 360 होगी जाके, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट आता है कि अगर हमें किसी भी स्थान की अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो हम उस स्थान की सही स्थिति का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो देखो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये उदाहरण हमने अपने बुक से लिया है। तो बुक्स में क्या बताया गया है कि हमें आवृत जो है उसकी स्थिति का पता करना है कि वो आखिरकार कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आवृत ये रहा, तो हमने क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया विषुवत व्रत और इसको मान लिया प्रमुख यामोत्तर। इन दोनों का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है, हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आवृत की बात करें तो यहाँ इसका मतलब कि स्थिति क्या होगी, मतलब इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो हमारी ये इस तरह से लाइनें जा रही हैं ये अक्षांश रेखा हैं। तो अक्षांश रेखा कौन सी मिलती है इससे, तो देखो ये मिल रही है ना, तो खा डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो क्या हुआ खा डिग्री अक्षांश उत्तर, ठीक है, खा डिग्री अक्षांश उत्तर एवं 1 डिग्री देशांतर पूर्व, क्योंकि ये देखो यहाँ से हम इधर का लेंगे तो ये पूर्व में है ना, तो 1 डिग्री पे आ रहा है, ये देखो देशांतर पूर्व 1 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाते हैं हम। तो खा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, खा डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। क्यों उत्तरी क्यों लिया हमने, क्योंकि देखो अक्षांश आप देखोगे कि ये देखो खा डिग्री अक्षांश ये रहा, ठीक है। अक्षांश ये लाइनें होती हैं तो ये उत्तर में है, देखो इस लाइन से उत्तर में है, जो हमारी विषुवत व्रत है उससे उत्तर में, इसलिए हमने उसको उत्तर लिया, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया है कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखो देशांतर रेखाएं कहाँ पर हैं, तो हम देखेंगे प्रमुख यामोत्तर ये रही, तो देखो इसके पूर्व में है ना, और ये देशांतर ये रही 1 डिग्री। तो जहाँ पे ये दोनों देखो अक्षांश और देशांतर जो भी आपस में काटती हैं जहाँ पर, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उस जगह की लोकेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा खा डिग्री उत्तरी अक्षांश और
तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और भी बाकी चीज़ों की पता कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी लोकेशन है तो उसकी अक्षांश रेखाएं कितनी है, मतलब नंबर उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो भी संख्याएं हैं उनके द्वारा हम उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसी तरह से हम जीपीएस से किसी भी जगह का अपनी लोकेशन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी स्थान के बाद हम देखते हैं किसी स्थान की जो समय है उसके बारे में हम कैसे पता करते हैं। तो देशांतर समय में यही बताया गया है। उससे पहले हम देखते हैं इसके लिए कुछ जो हमारे पॉइंट होते हैं वो याद रखने जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह है कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर सूर्य होता है उस समय प्रमुख यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लिया ये हमारा क्या है, प्रमुख यामोत्तर है, अगर एक जगह पर क्या है कि यहाँ पर सूर्य सबसे ऊपर है तो यानी कि सभी स्थानों पर क्या होगा, 12 बज रहे होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देखोगे चित्र में कि जो जितने भी ग्रीनिच से पश्चिम में हैं उनका समय घटता चला जाएगा और जो पूर्व में है उनका समय बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ग्रीनिच पे अगर 12 बजे हैं तो उसके पश्चिम वाले हिस्से में उससे कम बजे होंगे और पूर्व वाले हिस्से में उससे ज़्यादा बजे होंगे। वो उन देशांतरी रेखाओं के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हम आखिरकार समय की गणना करते कैसे हैं। तो देखो हमारी जो पृथ्वी है करीब एक चक्कर लगाने में वो 24 घंटों का समय लेती है, यानी कि वो 24 घंटों में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। और अगर और छोटा करें तो 4 मिनट में वो 1 डिग्री ही घूम पाती है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, अपना एक मानक समय लिया है। ठीक है, जो कितना है 22.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। इसीलिए क्या है कि हमारा जो समय है इंडिया का वो ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, अगर लंदन है, लंदन कहाँ है, ब्रिटेन में है। ठीक है, जो ग्रीनिच है, जहाँ पर ग्रीनिच भी तो ब्रिटेन में ही है, तो वहाँ पर अगर दोपहर की 2 बजे होंगे तो हमारे भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, क्योंकि दोपहर की 2 में अगर 5.5 घंटे को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, शाम के 7:30 बज जाएंगे। इसीलिए हमारा जो समय है ग्रीनिच के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हमारे भारत का समय ग्रीनिच के समय से हमेशा 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, इसीलिए जब लंदन में रात हो रही होती है तो हमारे जो दिन है वहाँ पर अलग ही टाइम हो रहा होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो समय है वो निर्धारित किया गया है हर जगह। जैसे आप देखो कि कुछ देशों के जो देशांतरी विस्तार है, मतलब वो जो कुछ देश हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय को अपनाया गया है। जैसे हमारा रूस है, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो वहाँ पर एक मानक समय जैसे हमारे भारत में है, तो उस भारत में तो मतलब ये हमारा भारत तो छोटा है, लेकिन वो रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो वहाँ पर एक मानक समय काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो इसको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि जो हमारी पृथ्वी है उसको 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और जो हर एक क्षेत्र है उसको भी 15 देशांतरीय क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे प्रमुख यामोत्तर है उससे हम जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते जाएंगे तो वो 24 समय क्षेत्रों में से हर एक समय क्षेत्र 1 घंटे को दर्शाता है। यानी अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटा कम होते जाएगा, अगर पूर्व में आएंगे तो 1 घंटा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो हो आप तक पहले पहुँचें। थैंक यू।